नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया। पहला दिन था तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने दोनों सदनों का आज अपना पहला अभिभाषण दिया और उस अभिभाषण में कहते हैं राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है एक तरह से वो सरकार का आर्थिक दस्तावेजी होता है। उसमें बीते वर्षों की सरकार की उपलब्धियां, प्रमुख योजनाओं का उल्लेख और कुछ नई योजनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। तो आज राज्यपाल ने विधानमंडल का जो एनेक्सी भवन है नया, जो जिसको हम सेंट्रल हॉल के रूप में भी जानते हैं, उसी हॉल में आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण में एक सबसे प्रमुख बात ये थी, आप जानते हैं चुनाव का साल है, अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। 2020 के भी चुनाव में आपको याद होगा जब राजद विपक्ष में था तो सरकारी नौकरी देने का एक मुद्दा बनाया था। तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की थी कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही हम 10 लाख नौकरी देंगे। स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा वादा था, ऐसा लोक लुभावन नारा था जी। ये सभी जाति धर्म, किस जाति धर्म वर्ग समुदाय में रोज़गार की मांग नहीं है, बेरोज़गार नहीं है। तो ये मांग बहुत लोक लुभावन हो गया था। तो दबाव में आकर उस समय राजद विपक्ष में था तो सत्ता में थे नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार थी एनडीए की। तो उस समय वादा किया गया था कि नहीं हम लोग 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख रोज़गार देंगे। एक दबाव रहा। उसके बाद तो आपका घटनाक्रम मालूम ही है कि चंद महीनों के बाद फिर नीतीश कुमार ने भाजपा से दोस्ती तोड़ ली थी और राजद से दोस्ती बना ली थी। 17 महीने सरकार चली। उसमें अब उसी का एक नतीजा है जो बराबर तेजस्वी कहते हैं कि 17 महीना में ये मेरे ही कारण सरकार में जितनी नौकरी मिली पहले कोई 17 साल में भी नीतीश कुमार ने नहीं दिया था। उसमें हमेशा दावा करते हैं कि 3 लाख से अधिक हमने नौकरी दी शिक्षकों की और सब जगह। खैर, आज राज्यपाल ने भी भाषण में इन्हीं सरकारी नौकरी और रोज़गार के मुद्दे को प्रमुखता से उल्लेख किया और कहा कि मौजूदा सरकार जो घोषणा की थी कि 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोज़गार देंगे, तो अब उस लक्ष्य को हम लोग अब पूरा ही करने वाले हैं। चुनाव के पहले तो जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था, अब वो हम 12 लाख देने जा रहे हैं। अब कोई 9.5 लाख से अधिक नौकरी दी जा चुकी है। और उसी तरह से उन्होंने कहा कि 10 लाख रोज़गार देने की बात थी तो 24 लाख रोज़गार दे चुके हैं। आज चुनाव तक वो भी लक्ष्य 34 लाख हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो नई विधानसभा के लिए चुनाव होंगे उसमें नौकरी और रोज़गार मुद्दा भी होगा और ख़ासकर यूथ को एड्रेस करने के लिए जो जॉब सीकर हैं उनके लिए कहा जाएगा कि आगे भी ये हम गति को बना के रखेंगे। तो ये एक आज चर्चा रही जो राज्यपाल के भाषण में। ये तो रही सरकार की उपलब्धियों की चर्चा। और आज बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण भी आया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एक सिलसिला शुरू हुआ है। ये 19 साल से चल रहा है। आज 19वां संस्करण था आर्थिक सर्वेक्षण का, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। उसमें भी उसी तरह से पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियां, क्या सरकार का वित्तीय प्रबंधन है, सरकार पर क्या कर्ज है, क्या अदायगी है, विकास पर क्या खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा होता है हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में। तो उसमें एक आज सचमुच चौंकाने वाली बात थी। सरकार तो नीतीश गवर्नमेंट ढिढोरा पीटती रहती है कि भाई हमारा तो ये बिहार तेज़ी से विकास हो रहा है, कुशल वित्तीय प्रबंधन है हमारा। ये बात सही है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भाई अभी पिछले साल हम लोग एक दिन के लिए भी ओवरड्राफ्ट में नहीं गए। मतलब वित्तीय स्थिति अच्छी रही तभी हालत थी। आरबीआई से ओवरड्राफ्ट का एक लिया जाता है तो इतना खर्च नहीं सरकार कर दी कि बजट भी एक्सीड कर गया और ओवरड्राफ्ट में चली गई सरकार। खैर, ये तो एक बात हुई सरकार की उपलब्धियाँ। लेकिन रिपोर्ट दर्शाता है कि विकास दर जो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, कोई 14.5% का विकास दर कह रही है सरकार।
लेकिन इसमें यही उल्लेख आप समझेंगे, पिछले साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें 15.5% का विकास दर था। तो स्वाभाविक है ना कि पिछले एक साल में हम विकास दर में पिछड़े हैं। ये सरकार की ही रिपोर्ट के हवाले में कह रहा हूँ। हालांकि ये बात वित्त मंत्री ने नहीं कही। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद जब मीडिया से मुखातिब थे वित्त मंत्री, तो उनसे यही सवाल किया गया मीडिया की ओर से कि भाई आप आर्थिक सर्वेक्षण का जो सेलिएंट फीचर हो बताइए, और उसमें क्या यह सही है कि हम विकास दर जो आप कहते हैं, विकास दर में तो हम 1% और पीछे हो गए हैं। तो वित्त मंत्री बगली झाँकने लगे और पूरा नौकरशाह की जमात थी। अब इसका कोई सटीक उत्तर दे पाते, इसी कहा सुनी में बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया इसी एक सवाल पर। तो ये एक आपके लिए जानकारी है कि विकास दर की बात जो हम करते हैं, भले ही 14.5% है जो सरकार कहती है, लेकिन 1% हम पिछड़े हैं। एक तो ये उल्लेख है। उसी तरह से वित्तीय वर्ष 22-23 में 2022-23 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में 7500 की बढ़ोतरी हुई थी, और वो इस साल जो दर्शाया गया अभी आर्थिक रिपोर्ट आई 23-24 में, वो 7000 हो गई है। तो ये भी एक दर्शाता है कि भाई हम सचमुच में जब प्रति व्यक्ति आय, विकास दर जब बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति आय कैसे घट रही है। तो ये भी एक उल्लेख है। देखिए, कुल मिला जुला कर एक और है आपकी जानकारी के लिए, जब बिहार के विकास की बात करते हैं, हम केंद्र से विशेष सहायता की मांग करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, कुछ अपने पैरों पर भी हमें खड़ा करना हो। आज की तारीख में जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बिहार पर 3,48,000 करोड़ का कर्ज है, देनदारी है। ये कर्ज हर साल बढ़ रहा है। नीतीश जी के रेजिम में यदि आप कहेंगे तो वो तो अलग है कि 2000 से ही बात करेंगे, तो 5 वर्षों में ये कर्ज जो है 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज देनदारी बढ़ गई बिहार पर। एक तो ये है, देखिए कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जो कर्ज लेते हैं उसका उपयोग सही हो, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ तो है कि भाई योजना मद में हम खर्च करते हैं 1 लाख करोड़, और स्थापना वेतन आदि मद में खर्च होता है हमारा कर्ज की अदायगी में 1.5 लाख करोड़। ये है हमारी स्थिति बिहार की। मतलब हमारे यहाँ आज भी वित्तीय संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। यही तो कारण है कि अभी जो जातीय सर्वेक्षण कराया गया और उसमें बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उनको स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देने की सरकार ने योजना ठान रखी है। तो भी 94 लाख परिवार को जब हम देंगे, 2-2 लाख भी देंगे, अब आने वाले कितने साल में ये 2-2 लाख रुपये मिलेंगे, फिर उस रुपये की कीमत कितनी घटती जाएगी, एक अलग विषय है। तो कुल मिला जुला कर हमें लगता है कि आंकड़ों की इस मकर जाल में हम फंसे हुए हैं। ये आपको तय करना है, आप क्या महसूस करते हैं। बात सही है कि बिहार में सड़कें बनी है, पुल पुलिया बने हैं, अस्पताल बिल्डिंग बने हैं, स्कूल बिल्डिंग बने हैं, शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, छात्र की संख्या, रोगी की संख्या, जब आबादी बढ़ रही है तो बढ़ती ही जाएगी। लेकिन कॉमन आदमी क्या ये महसूस करता है कि हमारी आमदनी बढ़ गई है, हमारी आमदनी इतनी हो गई है जिससे हम पूरे परिवार का एक समुचित तरीके से भरण पोषण कर पाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मध्यम से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की, जिसकी बिहार में एक अच्छी खासी संख्या है। तो कुल मिला जुलाकर का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये तो दर्शाता है कि नहीं, हमारी स्थिति अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, जो अभी वित्त मंत्री ने ये दर्शाया है, और सरकार ये जो दावा करती है कि हम तेज़ी से विकास करने वाला प्रदेश हैं, और रिपोर्ट बता रही है कि भाई पिछले वर्ष की तुलना में हमारा विकास दर घटा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी घटी है पिछले वर्ष की तुलना में, तो कहीं ना कहीं ये अपनी कमजोरी भी झांकनी होगी। और बिहार को यदि एक विकसित प्रदेश बनाना है, अब देखा हमने राज्यपाल के अभिभाषण में, अभी तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको याद होगा जुलाई के बजट सत्र में कोई लगभग 60,000 करोड़ बिहार के लिए देने की घोषणा हुई थी। उसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़, सड़क के लिए और कई योजनाओं के लिए। और फिर अभी इस साल का जो बजट नया आया, अभी जो अप्रैल से शुरू होगा, उसमें भी मखाना बोर्ड
फिर इसके बाद एक और इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एक बनेगा हाजीपुर में, जो खासकर चिराग पासवान के अधीन जो मंत्रालय है उसके अधीन। इस तरह से फिर यहाँ एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। और पश्चिमी कोसी नहर के जीर्णोद्धार के लिए कोई जो 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित होगी, कोई 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस सब का भी उल्लेख किया राज्यपाल ने अभिभाषण में। ये दिखाने के लिए ही सब तो रहेगा कि भाई अब डबल इंजन की सरकार हो गई है तो बिहार में विकास की गति और तेज होगी, और प्रधानमंत्री बिहार के विकास के प्रति बहुत ही अब ज़्यादा चिंतित हैं, ध्यान देने लगे हैं। अभी तो देखा होगा आपने, भागलपुर की सभा में भी मुख्यमंत्री ने यही ना कहा था कि भाई अब आपके साथ हम हैं, और आपका जब ध्यान है तो बिहार की तस्वीर बदलेगी, बिहार का तकदीर बदलेगा, और बिहार भी एक विकसित राज्य की श्रेणी में होगा। 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जब तक बिहार भी विकसित नहीं होगा, बिहार पिछड़ा राज्य रहेगा, तब तो ये परिकल्पना कहीं बेईमानी साबित होगी। इसलिए इसके लिहाजन भी बिहार के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिहार में अतिरिक्त संसाधन देने की ज़रूरत है। एक बात और है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बिहार के विकास के लिए जो बिहार के बैंकों में जमा हैं, वो 5 लाख करोड़ से अधिक जमा है, उसका निवेश बिहार में होना चाहिए। अभी मात्र 58% राशि का उपयोग हो पा रहा है बिहार में, बैंक निवेश कर रहे हैं। इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक रोजी रोटी, खासकर रोजगार में, स्वरोजगार में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो पाएगी। बैंकों का जो रवैया है वो बिहार के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं है। कहीं ना कहीं इसके कारण भी जो हमारी परिकल्पना होती है वो है। एक दो बात और गौर करने की बात है। एक मुझे हैरानी हुई है कि बिहार सरकार का इतना बड़ा महकमा है, और केंद्र सरकार में जो केंद्र संपोषित योजनाएं होती हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होते हैं, अब उस समय से पैसा मिले इसके लिए एक दूसरी एजेंसी को ये लोग बिहार सरकार देने जा रही है, उसे MOI साइन होने वाला है। ये क्या दर्शाता है? हमारी नौकरशाही क्या विफल हो गई है? ये नौकरशाही किसी और एजेंसी को काम देने जा रही है, अभी समझौता होने वाला है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो हिस्सेदारी मिलती है, अब तो बहुत सारे स्कीम में है ना कि स्टेट को 40%, 50% राशि देनी होती है, लेकिन सेंट्रल की जो हिस्सेदारी होती है ना, उसको समय से मिले, इसके लिए एक दूसरी एजेंसी के लोगों को से सहयोग लेने की बात हो रही है। ये मुझे एक हैरानी की बात दिखी है। अभी देख लीजिए, सुशासन में कई काम जो है आउटसोर्सिंग से, फ्रेंचाइजी से हो रहा है। तो इस काम के लिए भी अब आउटसोर्सिंग हो रही है कि केंद्र से जो हमको पैसे मिलते हैं स्कीम्स के तहत, उसका पैसा समय से मिले। इसके लिए अब बताइए ना कि सरकार का नौकरशाही कहीं विफल हो गया है। जो एक आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, किसी और एजेंसी को लगाने की बात हो रही है। तो ये आज बिहार के विकास दर की चर्चा, विकास की चर्चा, बिहार पर कर्ज की चर्चा आपसे की हमने। ये आपको चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।